नमस्कार। कोरोना के इस काल में राजनीति का क्या हाल है, ये तो कोई खबर ले ही नहीं रहा है। और हमारे देश में राजनीति रग रग में लोगों के बसी हुई है। घर से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश तक, देश तक, हर प्रांत में राजनीति हर समय जिंदा है, जीवित है। और राजनीति का एक जो जश्न होता है वो होते हैं चुनाव। और हमारा इतना बड़ा देश है, कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जब चुनाव ना आते हों। देखिए, पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद 2-3 स्टेट्स के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए। और अब जबकि कोरोना के इस काल से हम सब लोग गुजर रहे हैं और किसी को भी कुछ भी निश्चित नहीं नज़र आ रहा है कि आने वाले कल में क्या होगा, तो भी राजनीति अपनी जगह उसी तरीके से चल रही है। कैसे चल रही है? देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं इस साल, और बिहार का जो चुनाव है वो देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद दूसरे नंबर का चुनाव है। यहाँ की राजनीति सीधे सेंटर की राजनीति को प्रभावित करती है, इसलिए सभी दल इस पर बड़ा फोकस करते हैं। और ख़ास बात ये है कि बिहार की राजनीति आज भी क्षेत्रीय दलों द्वारा डोमिनेटेड है। बड़े दूसरे जो प्रांत हैं वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस जैसे जो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो अपनी पोजीशन अच्छी बना चुके हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि बिहार इस बार जब चुनाव होंगे वहाँ, तब भी वहाँ पर क्षेत्रीय दल डोमिनेंट रहेंगे। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस वहाँ कहीं है नहीं। लेकिन फिर भी क्लियर कट एक ऐसा नज़र आता है कि बीजेपी मुख्य पार्टी है और उसके साथ ही सपा और बसपा भी मुख्य पार्टियां हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टियां नहीं हैं। यहाँ किन की चलती है? यहाँ चलती है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की, जेडीयू नीतीश कुमार की, जो कि 3 बार से चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी और जो छोटे मोटे दल हैं, इनकी ज़्यादा यहाँ पर चलती है। और कांग्रेस और बीजेपी भी इन्हीं दलों की सपोर्ट लेकर यहाँ की राजनीति में दखल करते हैं। देखिए, जब 5 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ था 2015 में, तो उस समय सीन क्या बना था? यहाँ पर कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की, और बहुमत के लिए 122 सीटों का यहाँ पे सिनेरियो बनता है। 122 बहुमत के लिए यहाँ ज़रूरी हैं। और उस समय जब 2015 का चुनाव हुआ था, तो 2014 में मोदी बड़ी तेज़ी से आए थे और बीजेपी पूरे देश में एक बीजेपी की लहर सी चल रही थी। और बीजेपी की इसी लहर से घबराकर 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार की, वो एक हो गई थी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली, नीतीश कुमार उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे, और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, और कांग्रेस भी इसी के बीच में घुस गई थी। इन तीनों ने मिलकर महागठबंधन बना लिया था। इन तीनों को लग रहा था कि अगर हमने यहाँ पर बीजेपी को नहीं रोका बिहार में, तो तीनों का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये बहुत अच्छी पॉलिसी भी थी। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है पिछले कुछ सालों से, उत्तर प्रदेश की तरह ही, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच में यहाँ कांटे का मुकाबला रहा है। यही वजह है कि इन्होंने कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में ये सफल रहे। देखिए, जो पिछली बार फ्रिक्शन हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था, उसके हिसाब से यहाँ पर 101 और 101 सीटों पर तो लड़े थे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू। इनमें से 101 सीटों में से सीटें 80 तो मिल गई थी आरजेडी को और 71 मिल गई थी जेडीयू को। दोनों स्ट्रांगली लड़े थे, और 41 सीटों में से 27 सीट जीतने में कांग्रेस सफल रही थी। यानी कि कांग्रेस का जो सिनेरियो था, कांग्रेस की जो ताकत थी, वो इन से ज़्यादा रही थी, स्ट्रांगली लड़ी थी, और इनका वोट बैंक भी काम करा था। मुस्लिम वोट मिले थे आरजेडी की वजह से, और जेडीयू की वजह से जो बैकवर्ड क्लासेस के वोट हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिले। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी 41 में से 27 सीटें जीतने में लगे। दूसरी ओर जो एनडीए थी बीजेपी के नेतृत्व वाली, उसमें बीजेपी लड़ी थी 157 सीटों पर और उसे 53 सीटें मिली थी,
और लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की है वो 42 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 2 ही जीत पाई थी। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उसकी 23 सीटों पर लड़ी थी, 2 जीत पाई थी RLSP। और जो मांझी वाली पार्टी थी वो 21 सीटों लेने में सफल रही थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 जीत पाई थी। यानी कि बीजेपी को छोड़कर इसके सभी साथी दलों का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा था, और यही वजह थी कि नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए थे। बाद में ये हुआ कि मतभेद हुए लालू के बेटों में और नीतीश कुमार में। लालू का बेटा जो तेजस्वी थे वो भी उसमें मंत्री बने थे, और मतभेद होते चले गए लालू के बीच में, और ये गठबंधन टूट गया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने फ़ायदा उठाते हुए नीतीश कुमार को अपनी ओर मिला लिया। अब स्थिति ये है कि इस बार पहले से ही ये तय हो चुका है कि JDU और BJP का गठबंधन तो तय है। अब इसमें रामविलास पासवान की क्या भूमिका होती है ये समय के साथ साथ पता लगेगा। इस बार यहाँ जो विधानसभा है, विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पर 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ अक्टूबर में चुनाव की प्रक्रिया निश्चित रूप से होनी है, निश्चित रूप से यहाँ चुनाव होंगे, और इसी की तैयारी सभी पार्टियाँ कर रही हैं। बीजेपी इसमें थोड़ा अभी लीड बनाती हुई नज़र आ रही है। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, जेल में हैं, उनके बेटों में झगड़ा हो चुका है, पार्टी लगभग बिखरी हुई नज़र आ रही है, बेटों की बेटियों से नहीं बन रही है, मतभेद हो रहे हैं, दोनों बेटे अलग अलग हो रहे हैं, और बहुओं में नहीं बन रही है। तो मतलब पार्टी, वो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिखरी हुई नज़र आ रही है, और लालू प्रसाद यादव खुद बीमार हैं और सज़ा भुगत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव तो कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ जो गठबंधन होगा BJP का और JDU का, सारा दारोमदार उसी पे रहेगा कि वो सीटों का बंटवारा किस तरीके से करता है। निश्चित रूप से ज़्यादा सीटें JDU ही लेगा, लेकिन फिर भी चुनाव यहाँ पर दिलचस्प होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू होने लगी है। BJP ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, BJP पहले से ही अपना संगठन मजबूत बनाकर चलती है, और BJP ने मंडल कमेटियाँ, बूथ कमेटियाँ, इनका गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा इंचार्ज बनाए गए हैं अलग अलग जगहों के, और ये जितने भी इंचार्ज हैं वो टैक्टिकल बनाए गए हैं। इन इंचार्जों में से जो भी इंचार्ज है वो उस क्षेत्र का वासी नहीं है, यानी कि बाहर के आदमी को बनाया गया है, जिससे कि वो थोड़ा न्यूट्रल तरीके से सारे सिनेरियो का फोकस कर सके। इसके अलावा एक सप्तऋषि प्लान आया है। सप्तऋषि प्लान यह है कि बूथ मैनेजमेंट जो BJP का है, हर बूथ पर 7 ऐसे लोग छांटे जाएंगे जो कि समाज के अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इसकी वजह से समाज के अंदर पार्टी अपनी घुसपैठ बनाने में सफल रहेगी। इसे सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसमें SC ST और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और युवा सेल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, और लगभग 62,000 बूथ कमेटियां बनाई हैं BJP ने, और उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर बूथ पर BJP अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है। यहाँ पर जो उसने सेटअप बनाया है, हर असेंबली सीट में 5 से 6 मंडल हैं, उनकी कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक मंडल में 7 बूथ कमेटियाँ हैं, और मंडल कमेटियों में उन्होंने सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व दिया है। बहरहाल BJP के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, कहीं महाराष्ट्र वाली स्थिति ना हो सकता है कि समय आने पर BJP जिद करने लगे कि इस बार चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा। ये मुद्दा फंसेगा JDU और इनके बीच में। हालांकि अमित शाह ने कई जगह कहा है कि हमारा जो फेस है वो इस बार चुनाव में वो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की छवि कुछ दागी हुई है पिछले कुछ समय से। कई कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, और इस कोरोना के काल में जो श्रमिकों वाला मामला हुआ है उसमें जो ख़ास तौर से मज़दूर वर्ग है, लोअर क्लास है, उसके बीच में नीतीश कुमार की छवि ख़राब हुई है। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे कि मज़दूर किस तरह से नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं कि आप हमें अपने स्टेट क्यों नहीं बुला रहे हैं, सारे स्टेट्स अपने मज़दूरों को वापस ले रहे हैं। इसी तरह से जो छात्रों का मामला हुआ, जो कोटा में छात्र फंसे हुए थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी, अपने सारे छात्रों को निकाल लाई, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सके। तो नीतीश कुमार की जनता के बीच में जो लोकप्रियता वाली फेस है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि BJP आने वाले समय में ये भी दांव चल दे कि देखिए चीफ मिनिस्टर इस बार हमारा होगा, हो सकता है।
और ज़रूरी नहीं कि वो जो डिप्टी सीएम है सुशील मोदी उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाए। हो सकता है कि बीजेपी किसी नए फेस को इंट्रोड्यूस कराए। अभी कुछ महीने हैं चुनाव में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, सितंबर में शायद प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ आउट ऑफ बॉक्स होने जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव यही फेस रहे हैं, या रामविलास पासवान ने अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया, चिराग पासवान को। हो सकता है कि वो भी अपना बड़ा हक मांगने लगें। हालांकि पिछली बार उनकी हालत बहुत ख़राब रही थी, लेकिन रामविलास पासवान की कम से कम कुछ तो से है और बीजेपी उन्हें सम्मान देती है। तो अब आने वाले समय में ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगी या फिर अपने आप कोई चीफ मिनिस्टर पद का प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, जैसे कि शिवसेना ने किया, वो जिद पर अड़ गई और उन्होंने कहा कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनने देंगे। भले ही उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, लेकिन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बन गए। तो हो सकता है कि बीजेपी भी कुछ ऐसा करे चुनाव नज़दीक आने पर। तो अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा यहाँ का चुनाव। हो सकता है कि ये जो नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठजोड़ है बनने से पहले ही टूट जाए। लेकिन अभी समय है इसमें। इन बिहार के चुनाव पर हम विशेष नज़र बनाए रखेंगे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसी तरीके से बिहार के लिए भी एक प्लेलिस्ट अलग तैयार कर रहा हूँ। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। बिहार के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।